चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग का टेस्ट होगा। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे, रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि यूपी पुलिस री एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहले से, क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि नरेश के घर से विद्यालय दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो विद्यालय से घर किस दिशा में स्थित होगा। देखिए पहले तो दिशा का ज्ञान होना जरूरी है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग पहले दिशा देखेंगे कि कौन कौन सी दिशा होती है। तो पहले दिशा का डायग्राम देख लेंगे। दिशा मुख्यतः 4 होती है। ये हो गया पूरब, ऊपर हमेशा उत्तर होता है, नीचे हमेशा दक्षिण होता है और ये पश्चिम होता है। इसके बीच में उत्तर पूर्व होता है, इसके बीच में दक्षिण पूर्व होता है, इसके बीच में दक्षिण पश्चिम होता है और इसके बीच में उत्तर पश्चिम होता है। तो ये 8 दिशाएं मुख्यतः 4 दिशा होती है, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम। तो ये है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि नरेश के घर से विद्यालय दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी मान लीजिए कि नरेश का घर ये है। नरेश के घर से इसका विद्यालय किधर है। घर से विद्यालय दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम ये है तो दक्षिण पश्चिम इधर आएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे यह विद्यालय है। विद्यालय किधर है, दक्षिण और पश्चिम में है। ठीक, तो पूछ रहा है कि विद्यालय से घर किधर है, यानी कि यहाँ पे जो विद्यालय है यहाँ से घर किस दिशा में है। तो पूछ रहा है कि यहाँ से घर किस दिशा में है। तो यहाँ से फिर डायग्राम इधर से बना देंगे। तो ये कहाँ पे दिखा रहा है, ये देखेंगे यहाँ से किस दिशा में घर पड़ जाएगा। तो उत्तर पूर्व में इसका घर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर पूर्व में। देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर पहला लोकेशन दिया है, जैसे घर का, इसमें क्या है कि घर का लोकेशन दे दिया है, घर से विद्यालय इस साइड में है। अब यही पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हमेशा देख लीजिए, अगर यहाँ पे है विद्यालय, फिर यहीं से अपोजिट पूछ देता है कि विद्यालय से घर किधर है। दे दिया कि घर से विद्यालय दक्षिण पश्चिम में है, अब फिर पूछ रहा है कि विद्यालय से घर किधर है, यानी कि वही सेम डायरेक्शन पूछ रहा है, बस अपोजिट में पूछ रहा है। यानी कि मैं विद्यालय चला गया, विद्यालय से फिर मैं घर को देख रहा हूँ, तो घर किस दिशा में है, तो अपोजिट हो गया ना। कि अब तक हम घर से विद्यालय को देख रहे थे, अब विद्यालय से घर को देख रहे हैं, तो क्या हो गया, यह विपरीत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा जो दिशा दिया रहता है उसका विपरीत कर देते हैं। तो दक्षिण पश्चिम का विपरीत क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा। उत्तर पूर्व होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे जल्दी से सॉल्व करेंगे एग्जाम में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। कह रहा है कि लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, ये पूछ रहा है। 29 तारीख की बात कर रहा है, ध्यान रखेंगे ये नहीं कर रहा है कि 29 फरवरी, तो ध्यान रखेंगे कि 29 तारीख कर रहा है। तो 29 तारीख हर महीने में आता है, बस फरवरी को छोड़ के। अगर लीप वर्ष होगा तो वो भी फरवरी में 29 तारीख आएगा। तो पहले हम लोग निकालेंगे कि 400 वर्षों में निकालना है, लेकिन इससे पहले हम लोग निकालेंगे एक वर्ष में 29 तारीख कितनी आती है। तो एक वर्ष में 29 तारीख, एक वर्ष में 29 तारीख कितना आएगा, 11 तो आएगा। अगर फरवरी लीप वर्ष है तो 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहा है कि लीप वर्ष है कि नहीं है। तो पहले हम लोग लिखेंगे एक वर्ष में 29 तारीख 11 बार आएगा। तो अब हम लोग निकालेंगे कि 400 वर्षों में कितनी बार आएगा 29 तारीख। तो हम लोग इस 11 में कितना का गुणा कर देंगे, 400 का गुणा कर देंगे, तो यह 4400 बार आ जाएगा 29 तारीख। 29 तारीख 4400 बार आएगा, ध्यान रखेंगे। अब देखिए अभी हम लोग क्या निकाले हैं, अभी बस 11 महीने का निकाले, अभी हम लोग फरवरी छोड़े हुए हैं। तो फरवरी को फिर से निकालेंगे। तो फरवरी निकालेंगे तो लीप वर्ष में, यानी कि लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है, यानी कि 29 तारीख तक फरवरी होती है लीप वर्ष में। तो अब यहाँ पे ज्ञात करेंगे कि अब देखिए 400 दिया है, तो पहले हम लोग 100 वर्ष में निकालेंगे। 100 वर्ष में, इस 100 वर्षों में लीप वर्ष, इसलिए कि हम लोगों को फरवरी का लीप वर्ष निकालना है, तभी हमें 29 तारीख मिलेगा।
जनरल ईयर से कोई मतलब नहीं है, 28 से कोई मतलब नहीं। तो हम लोग 100 वर्षों में लीप वर्ष निकालेंगे, 100 वर्षों में लीप वर्ष। तो ध्यान रखेंगे कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितना होता है, 24 लीप ईयर होता है, 24 लीप ईयर होता है। 24 लीप ईयर होगा, लीप वर्ष होगा, तो 24 जब लीप वर्ष होगा तो 29 तारीख भी कितना होगा, 24 होगा। तो ध्यान रखेंगे कि 24 लीप ईयर होगा तो इसमें 24 क्या होगा, यह 29 तारीख भी होगी। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब निकालेंगे, जब 100 वर्षों में निकल गया तो 400 वर्षों में 29 तारीख कितना आएगा लीप वर्ष से, 400 वर्षों में लीप वर्ष। 400 वर्षों में लीप वर्ष निकालेंगे तो एक वर्ष में 24 है, तो 400 वर्षों में इसमें 4 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 4 का गुणा करेंगे तो 24 चौके 96, 96 कितना आ जाएगा, 96 लीप वर्ष आ जाएगा। अब देखिए 96 तो ये आ गया। अब इसके बाद ये 400 वर्ष भी क्या है, यह जो शताब्दी वर्ष है, यह शताब्दी वर्ष है, यह भी क्या है, शताब्दी वर्ष भी क्या है, लीप ईयर है। जो 400 है यह लीप वर्ष है, तो इसका भी एक तो होगा, इसका भी तो 29 तारीख होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 97 लीप वर्ष आ जाएगा। ध्यान रखेंगे कि 97 लीप वर्ष आ जाएगा 400 वर्षों में। तो अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4400 बार आया है इसी में हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो 4400 प्लस 97 7944। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4497, 29 तारीख आएगा 400 वर्षों में। तो 400 वर्षों में 44 97 लीप वर्ष आएगा, यही इसका आंसर है। ध्यान रखेंगे। तो समझ में आ गया होगा। पहले क्या किए हम लोग, पहले 400 वर्षों में पूछ रहा है कि 29 तारीख कितना आएगा, तो 29 तारीख ये नहीं करेगा कि फरवरी कितना होगा 29 का, डायरेक्टली पूछ रहा है कि 29 तारीख कितने होंगे। तो 29 तारीख ध्यान रखेंगे, हर महीने में 29 तारीख आता है, बस फरवरी को छोड़ के। फरवरी को क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि फरवरी 28 की भी होती है, लीप वर्ष में ही 29 तारीख का होता है, तो इसलिए 11 बार आएगा। तो जब एक वर्ष में 11 बार आ रहा है तो 400 वर्षों में 400 को गुणा कर देंगे तो 4400 बार 29 तारीख आएगा। अब इसमें हम लोग क्या किए हैं कि अभी फरवरी का छोड़े हैं, तो एक लीप वर्ष में 29 तारीख की होती है फरवरी, यानी कि लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष कितना आएगा, पहले ये ज्ञात कर लेते हैं। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष कितना होता है, 24 लीप ईयर होता है, यानी लीप वर्ष होता है 24। तो अब 24 होगा तो 400 वर्षों में कितना हो जाएगा, 24 चौके 96 लीप वर्ष, 96 लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक, जब 96 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो 400 है ये भी एक शताब्दी वर्ष जो है, यह भी एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो एक इसका भी जुड़ेगा, तो एक क्या होगा, इसमें 96 में जोड़ देंगे तो 97 लीप वर्ष आएगा। अब पूछा है कि टोटल कितने 29 तारीख आएंगे, तो ये फरवरी वाले का है पूरा, और जो ये अदर महीने का आया अच्छा 4400, उसमें हम लोग इस 97 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 4497 आ जाएगा आंसर में। तो ये समझ लिए होंगे आप लोग। और इसको नोट कर लीजिएगा कि एक वर्षों में यानी कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितना आता है, 24 लीप वर्ष आता है। कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, एक अनुक्रम दिया गया है, एक अनुक्रम दिया गया। अनुक्रम क्या है, वाई जी भी के और यस ओ, और पूछ रहा है इसे पूछ रहा है कि अगला का एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, एक पद ये लुप्त है यानी कि गायब है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, यानी कि उस विकल्प को चुनना है जो 4 ऑप्शन दिया है कि कौन सही से पूरा करेगा, यानी कि इसके बाद कौन सी सीरीज आएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ ज्यादा ट्रिकी नहीं है, इसको ध्यान देंगे। अगर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को तो देखिए सबसे पहले y में से क्या किया है, -3 किया है, -3 किया है तो अगला टर्म मिल गया है। यहीं पे दूसरे टर्म में जो दूसरा है वहां पे क्या किया है कि +4 कर दिया है, यानी सीरीज कैसे चल रही है कि -3 +4 -3 +4, यानी कि जो पहला वाला इसमें -3 कर रहा है तो इसमें भी क्या होगा, -3 होगा। -3 करने पे v से -3 करेंगे यस आएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ से -3 करेंगे तो -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका p आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे +4 किया है, अगले वाले में +4 किया है तो o आया है, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, +4 कर देंगे।
तो +4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे यस आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, PS। तो ये क्वेश्चन था 3rd नंबर का सोल्यूशन। इसमें कुछ नहीं, सीरीज को ध्यान कर रखेंगे या वर्ण प्रॉब्लम से जो अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम आते हैं या सीरीज की जो प्रॉब्लम आता है उसका एक क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ किया नहीं है, बस क्या किया, पहले में -3 किया है, इसमें भी -3 करके निकाला है सीरीज, तो अगला P आ जाएगा। फिर दूसरे से +4 किया तो +4 करेंगे तो P और यस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन सी सही होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 लग गया है आप लोगों के स्क्रीन पे, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हरि तथा रवि की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। पहले नाम लिखते हैं हरि, हरि और रवि। रवि का वर्तमान आयु यहाँ पे लिखेंगे, वर्तमान आयु का अनुपात। तो दिया है हरि का कितना है, 3:4। और फिर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद यह अनुपात। तो यह क्या है, इस वर्तमान आयु से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इसका बाद इन लोगों का आयु कितनी हो जाती है, 4 वर्ष बाद आयु 5:6 हो जाती है। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे साल में नहीं करेंगे कि 3x और 4x मान के करेंगे, ऐसे एग्जाम में करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसका हम लोग करेंगे रेशियो मेथड। इसका जो सोल्यूशन है हम लोग करेंगे रेशियो मेथड, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड से करेंगे। रेशियो मेथड में कुछ नहीं किया जाता है, देखिए क्या है, वर्तमान आयु ये दिया है, यह वर्तमान रेशियो है और यह 4 साल बाद का है। इसके नीचे देखिए जो 4 साल बाद दिया है इसको हम लोग नीचे इसी तरह से लिख देंगे 4 साल बाद। और रेशियो मेथड में देखिए क्या किया जाता है, इसमें इसका गुणा कर दिया जाता है, इसका इसमें गुणा कर दिया जाता है और दोनों का अंतर लिया जाता है। दोनों का अंतर कैसे लेंगे, देखिए या तो पहले बड़े का गुणा कर लीजिए छोटे का, लेकिन लेना है बस अंतर। देखिए 36 18, 3 और 6 का गुणा करेंगे, 3 और 6 का गुणा करेंगे, फिर अंतर देखिए माइनस डायरेक्टली नहीं लेंगे, इसमें हम कहें कि अंतर लेना है तो अंतर के लिए हम लोग सिंबल ऐसे लगा देंगे। फिर 5 और 4 का गुणा कर देंगे, यह 36 18 और ये 20, तो 18 में से 20 जाएगा तो अंतर कितना आएगा, 2। अब देखिए फिर आगे क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे। इसमें भी सेम रूल अप्लाई करना है कि इसमें सिर्फ अंतर लेना है। तो इसका क्या करेंगे, 5 और 4 गुणते माइनस का सिंबल लेंगे, माइनस ऐसे नहीं लगाना है, इससे क्या होता है ना, ऐसे में कंफर्म हो जाता है कि नहीं बड़े इसमें से इसको घटाना है। लेकिन अंतर में क्या होता है कि अंतर में होता है कि बड़े में सब छोटे को घटा सकते हैं, उसको पहले लिखे या बाद में लिखे, इसलिए इसको ऐसा सिंबल लगाएंगे। फिर इसका 5 और हो गया, फिर 6 और 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 24, और अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ जाएगा 4 का। अब देखिए इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर का मतलब बराबर कर देंगे, 2 बराबर 4 का, तो अंतर कितने का आया, 1 का और 2 का, ये हो गया यहाँ से। अब देखिए रेशियो मेथड में हमेशा वर्तमान आयु निकलती है, हमेशा वर्तमान आयु निकलेगी, ध्यान रखेंगे। अब ये रेशियो, ये अंतर आया है, अंतर का इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। एक का मान 2 है तो 3 का मान 2 का गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और 4 का मान 2 का गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे ही एग्जाम में करना है शॉर्टकट में एकदम से, 3 का 6 और 4 का, ये क्या है, वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु मिल गया, वर्तमान आयु मिल गया है। अब पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद इन लोगों का, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग क्या होगा। तो डायरेक्टली या तो हम लोग इन दोनों को जोड़ के इसमें 10 जोड़ लें, या इनमें भी 5 बढ़ाएं और इसमें भी 5 बढ़ाएं। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को करके 10 कर लेंगे, 10 और 8 और 6 14, 14 जोड़ के 24 वर्ष दोनों की वर्तमान आयु का योग आ जाएगा। तो यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 24 वर्ष, ध्यान रखेंगे। तो इसको बस रेशियो मेथड देख लीजिए, बहुत आराम से आसानी से बताया गया है कि कैसे इसको क्या करना है, और ऐसे ही ये खूब आसानी से निकल जाएगा। देखिए पहले का भी दे देता है, जब पहले का देगा तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या करते हैं, माइनस का, अगर यही कर देते कि 4 वर्ष के बाद के जगह पे कर देते 4 वर्ष पहले, तो कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस कर दिए होते हैं, माइनस कर देते तो पहले चला जाता, प्लस कर दिए तो बाद में है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? दिनेश और महेश प्रातः काल। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है दिनेश और महेश प्रातः काल। दिनेश और महेश प्रातःकाल सूर्योदय के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर वार्तालाप कर रहे हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सूर्योदय सूर्योदय और सूर्यास्त सूर्यास्त का ध्यान रखेंगे। अब कह रहा है सूर्योदय के समय कह रहा है यानी कि सूरज जो उगेगा वह पूर्व से उगेगा। सूर्य उगेगा किधर से? उगेगा पूर्व से। तो ध्यान रखेंगे। अब कह रहा है क्या कि दिनेश और महेश, दिनेश है, दिनेश और महेश, महेश दो लोग हैं। कह रहा है कि यह सूर्योदय के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। दिनेश और महेश क्या है? एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि महेश का मुख सूर्य की तरफ है, यदि महेश का सूर्य मुख की तरफ, ये सूर्योदय है तो इधर पूरब की तरफ लेंगे, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ये दक्षिण होता है और ये उत्तर होता है। तो हम लोग सूरज को पूरब ले लेंगे। मान लीजिए सूरज हो गया, सूरज हो गया। तो कह रहा है कि यदि महेश का मुख यानी कि यह महेश है, महेश का जो सिर है, मुख है, ये चेहरा, यह सूरज की तरफ है, ये उन्मुख है। तो बताइए दिनेश का दाहिना हाथ किधर होगा? देखिए दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं, तो जब ये पूरब की तरफ देख रहा है तो ये पश्चिम की तरफ देखेगा, जाहिर सी बात है। तो यह इसका मुख पश्चिम की तरफ होगा, इसका मुख पूरब की तरफ होगा। तो जब यह पश्चिम की तरफ होगा तो इसका दाहिना हाथ किधर होगा? ये होगा दायां हाथ और ये होगा बायां हाथ। और इधर देखेंगे तो ये होगा दायां हाथ और ये होगा महेश का ये बायां हाथ। तो ये हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि दिनेश यानी कि यह दिनेश खड़ा है, तो दिनेश का दायां हाथ किधर है? तो दायां हाथ किधर है? ऊपर की तरफ क्या होता है? उत्तर होता है। तो दायां हाथ किधर है? दायां दायां हाथ उत्तर है। बस सिंपल एकदम सा था। यह उत्तर की तरफ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, बस ऐसे बना लेंगे। इसमें इतना ये सब इतना झम नहीं करना होता है। बस एग्जाम में आया, बस सूरज है, सूर्यास्त कहेगा तो सूरज को पश्चिम उगा दीजिएगा, उधर जिसका कहेगा फेस उधर कर दीजिएगा और निकाल लीजिएगा। ये सूर्यास्त कर है तो पूरब की तरफ लगाया गया है इसका। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 9 वर्ष के उपलक्ष्य में उपस्थित 20 मित्रों ने आपस में एक दूसरे को बधाई पत्र प्रदान किया। तो बताइए समारोह में कुल कितने बधाई पत्रों का वितरण किया गया? कह रहा है कि 20 मित्र हैं, मित्रों की संख्या कितनी है? यानी कि n का मान 20 है। ये लोग नए वर्ष में बधाई पत्र दे रहे हैं, तो उपलक्ष्य में, तो समारोह में कुल कितने बधाई पत्रों का वितरण किया गया? तो इसके लिए देखिए कुछ नहीं, ये हाथ मिलाने वाला जो सवाल होता है कि 20 लोग हैं आपस में हाथ मिला रहे हैं तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, उसी को एकदम है। इसका कुछ नहीं, इसका सिंपल सा फार्मूला होता है बधाई पत्रों की कुल संख्या। लिख लेंगे ऐसे, बधाई पत्रों की कुल संख्या बराबर n पोस्ट में n-1। बस एक लाइन का सवाल है, यही फार्मूला है। n का मान रखेंगे 20 कोष्टक में, n का मान 20 -1, 20 यहाँ से हो जाएगा, कोष्टक हटेगा, गुणा लगेगा, 20 में से एक जाएगा, 19 बचेगा। इसका गुणा करेंगे, 19 दूनी के 38 और एक जीरो और आ जाएगा। 380 पत्र वितरित किए जाएंगे, कुल 380 पत्र वितरित किए जाएंगे। बस यही सवाल था, आंसर हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बस यही था सवाल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि एक घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, वर्तमान क्या है, किसका दे रहा है? वर्तमान समय दिया है 4:40 दिया है और पूछ रहा है कि तो बताइए लंबवत दर्पण में यह घड़ी का समय क्या दिखाएगा? लंबवत दर्पण की बात कर रहा है। मान लीजिए कोई घड़ी लगी है तो दर्पण कहाँ लगा होगा? लंबवत का मतलब जमीन से लंबवत खड़ा है तो ये दर्पण होगा। ठीक, मानिए यहाँ पे 6 बजा है, यहाँ पे 12 बजा है, यहाँ पे 5, ये 4 और ये 9, ये 3। अब पूछ रहा है कि 4:40 हुआ है, 7, 8 पे होगा 4:40, यानी कि ये घड़ी है, ये बजा है। तो पूछ रहा है कि दर्पण में क्या दिखाई देगा? तो इसके लिए कुछ नहीं करते हैं, इसके लिए सीधी सी बात है, लिखेंगे प्रतिबिंब
दर्पण का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब या दर्पण का समय, दर्पण समय या दर्पण का समय, यानी कि दर्पण समय बस लिख लीजिए। दर्पण में जो समय दिखाई देगा उसकी बात कर रहा है। इसको 11 माइनस 60 माइनस वास्तविक, वास्तविक वास्तविक समय, वास्तविक समय यानी वास्तविक समय क्या है, ये है वास्तविक वर्तमान समय। कुछ नहीं, 1160 में से हम लोग वास्तविक टाइम घटाएंगे। मिनट से मिनट जाएगा, घंटे से घंटे चला जाएगा, क्योंकि ये छोटा है। 60 में से 40 जाएगा, ये बड़ा है ये छोटा है, साफ दिखाई दे रहा है। अगर ये कम होता और ये ज़्यादा होता तो इसमें से हम लोग 1 घंटे 60 मिनट को और काम मान लेते, लेकिन ये आसानी से चला जाएगा। तो 40 में से 60 में से 40 जाएगा तो 20 बचेगा, और घंटे में से 11 में जाएगा तो 7 बचेगा। 7:20 दर्पण में, यानी कि जो दर्पण लगा होगा उसमें उस समय 4:40 को 7:20 दिखा रहा होगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7:20 दिखा रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया गया कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। उसी आधार पर अनुरक्ति समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करिए। देखिए समीकरण क्या दिया है, 17 गुणते 11 गुणते 13 दिया है, इसका मान 41। दूसरा है 18 गुणते 15 गुणते 17, ये दिया है 50। अब तीसरा दिया है जिसका मान पूछ रहा है 27 गुणते 17 गुणते 22, इसका मान पूछ रहा है। देखिए अब कह रहा है कि ये जो दो समीकरण है ये विशेष तरीके से हल किए गए हैं, उसी तरीके को इसमें लगाकर इसका मान निकालना है। कुछ नहीं, देखिए इसमें किया क्या है, ये जहां जहां गुणा है ये गुणे को क्या किया है, प्लस में कन्वर्ट कर दिया है। ये जो गुणा दिया गया है, मल्टीप्लाई जो किया था उसको, जो सिंबल था मल्टीप्लाई का उसको ऐड का यानी कि जोड़ का कर दिया। इसको भी करिए जोड़ का, या जोड़ का सिंबल कर दिया। तो देखिए 17 और 11 और 13, देखिए सिंपल सी बात है, इसमें 17 है और 13, 17 3 20 और 30 10 40 1 41, इसका मान कितना आ गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30, और 11 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये दिया है कि 50 आ रहा है। 18 15 17 को जोड़िए 50 आएगा। उसी तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा के जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं। 17 और 27 और 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 44, इसको फिर जोड़िए 22, लाइए ये कितना आ जाएगा 66, इसका आंसर कितना आ जाएगा 66। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 66। बस यही सिंपल दिया था कि दो समीकरण दिए गए हैं, कुछ समीकरण दिए गए हैं, इनको एक विशेष तरीके से हल किया गया है। इसी के मेथड को लगा के जो पूछ रहा है उसको आप बताइए। तो बस हम लोग इसको कर दिए कि ये प्लस दिया था, इसको कर दिए और इसमें भी कर दिए, यानी गुणा कुछ नहीं किया था, तो गुणे की जगह पे प्लस करना था। एक यही विधि था, यानी कि हम लोग गुणे को प्लस मान लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 66। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संख्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया है 785 संबंधित 674 समानुपात 439, ये मान पूछा है, इसका मान पूछा हुआ है। अगर है कि देखिए इसमें क्या होता है कि जो संबंध इसमें होगा सेम संबंध वही इसमें भी होगा। तो देखिए इसमें क्या किया है, इसको देखिए ध्यान से, किया क्या है, बस कुछ नहीं किया। देखिए पहले नंबर का ये पहले से -1, दूसरे से -1, तीसरे से -1, यही काम हम लोग यहाँ करेंगे। -1 3 -1 क्या होगा 2 -1 8, यानी आंसर क्या आएगा 228, यही आंसर है। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 328 दिया है तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का आज का। तो देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। कुछ संख्या दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया है
343 ऑप्शन बी में दिया है, 125 ऑप्शन सी में दिया है, 625 और ऑप्शन डी में दिया है 1331 या 1331 दिया है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि विषम कौन सा है, इसमें से एक विषम है उसको बताना है। तो देखिए इसमें से पहले इसका मान देखेंगे, ये क्या है, तो यह 7 का क्यूब दिख रहा है, ये 11 का क्यूब दिख रहा है और ये 5 का क्यूब दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, 25 का वर्ग है। तो जब सब क्यूब हैं और ये वर्ग है तो जाहिर सी बात है कि ये तो अलग होगा ही। और देखिए यहाँ पे एक और है, ये अभाज्य संख्याओं का क्यूब है, यहाँ पे लिख लेंगे अभाज्य संख्याओं का घन। यह भाज्य संख्याओं का क्या है, घन है, और लेकिन ये 25 का वर्ग है, इसलिए यह क्या है, विषम है। तो ये था 10 क्वेश्चंस यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और भी प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को शेयर करिएगा और अपनी यूपी पुलिस की तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि एग्जाम का डेट चुनाव के बाद कभी भी आ सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और भी लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।